नमस्कार, शुभ संध्या, जय हिंद, जय भारत। मैं बालेश्वर प्रसाद साहिल आप सभी मित्रों का परिचर्चा के 188वें प्रकरण में स्वागत करता हूं। और हर बार की तरह इस बार भी हमारे साथ कुछ वक्ता आमंत्रित है, उनका परिचय मैं कुछ देर में दूंगा। उससे पहले मैं बताना चाहता हूं कि जो आज का हमने विषय चुना है उसका नाम है आधुनिकतावाद। जो अभी जितने हमारे श्रोता भी जुड़ रहे हैं या जुड़ने वाले हैं, वो सभी इस शब्द से बहुत ज़्यादा वाकिफ होंगे और उनको ज्ञान भी बहुत होगा। बहुत से लोग आज के टाइम पे आधुनिकतावाद को अलग अलग परिभाषा की तरह से परिभाषित करते हैं। आधुनिकतावाद को अगर सरल शब्दों में समझे तो एक विचारधारा और सांस्कृतिक आंदोलन है जो समाज में आए बड़े परिवर्तनों के साथ उभरा। आधुनिकतावाद अपनी व्यापक परिभाषा में आधुनिक सोच, जीवन शैली और व्यवहार को दर्शाता है। विशेष रूप से यह 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी के प्रारंभ में शुरुआत के पश्चिमी समाज में गहरे आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक बदलावों से उपजी सांस्कृतिक प्रवृत्तियों और आंदोलनों को व्यक्त करता है। और जो ये आंदोलन हुए, इनके अंतर्गत वे सभी गतिविधियां और रचनाएं आती हैं जो तेजी से औद्योगिक हो रही दुनिया की नई परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए बनी थी। इसमें पुराने होते जा रहे कला, वास्तुकला, साहित्य, धर्म, सामाजिक व्यवस्था और जीवन के पारंपरिक रूपों के बजाय नई दृष्टि, नए प्रयोग और नवीन अभिव्यक्तियों को अपनाया गया। संक्षेप में कहें तो आधुनिकतावाद वह सांस्कृतिक और बौद्धिक आंदोलन है जिसमें पारंपरिक मूल्यों से हटकर नए विचार, नए प्रयोग और आधुनिक जीवन के अनुरूप सृजन को महत्व दिया गया है। तो इसी के साथ मैं जो हमारे साथ जुड़े हुए वक्ता हैं उनके बारे में बताना चाहूंगा। आज हमारे साथ 3 वक्ता जुड़े हैं। पहली वक्ता हमारे साथ हैं प्रगति गुप्ता जी। उनके बारे में मैं बताना चाहूंगा कि प्रगति गुप्ता जी एक प्रसिद्ध लेखिका एवं समाजशास्त्री हैं। उन्होंने अपने स्वास्थ्य सेवाओं के अंदर भी बहुत सारी काउंसलिंग की है मरीजों के साथ में, और उन्होंने कई काव्य संग्रह, उपन्यास और कहानियां लिखी हैं। उनकी कुछ कृतियां के बारे में बताऊं तो जिसमें से तुम कहते हो, शब्दों के परे, मिलना मुझसे कविता संग्रह है, और कुछ उन्होंने नोवेल भी लिखी हुई हैं। दूसरे हमारे जो वक्ता हैं आदरणीय प्रोफेसर रघुनाथ शर्मा जी, रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं गवर्नमेंट कॉलेज से, एक जाने माने चित्रकार और शिक्षाविद है। उनका झुकाव लिटरेचर और फिलोसफी में भी है और इसके एक अच्छे जानकार हैं। तीसरे वक्ता हमारे साथ जो जुड़े हैं वो युवाओं को संबोधित करते हैं, जिनका नाम श्रीमान भास्कर पांडे है। भास्कर पांडे जी मूलतः कानपुर से रहने वाले हैं। वर्तमान में बेंगलोर में आईटी कंपनी में कार्यरत है और कार्य के साथ साथ सेना में जाने वाले बच्चों की काउंसलिंग भी करते हैं। तो सबसे पहले मैं इस विषय पे बात करने के लिए प्रगति गुप्ता जी को आमंत्रित करना चाहता हूं। तो प्रगति गुप्ता जी, आपसे मेरा एक प्रश्न है कि आधुनिकतावाद का साहित्य और समाज पर क्या प्रभाव पड़ा है। आप कुछ अपने विचार इस पर प्रकट करिए। यहाँ उपस्थित सभी विद्वजनों को मेरा हार्दिक नमस्कार, और जो भी श्रोता यहाँ जुड़े हैं उन सभी को मेरा प्रणाम। आज हम सभी एक जिस विषय पर चर्चा करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं, मंच पर आए हैं, मंच का भी आभार है। आपने जो प्रश्न पूछा, साहित्य और समाज के ऊपर आधुनिकतावाद का क्या असर हुआ है, अगर मैं समाज शास्त्र की दृष्टिकोण से इस आधुनिकतावाद को देखती हूँ तो मुझे ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय लगता है, क्योंकि इसने जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में परंपरागत सोच को चुनौती देकर आगे बढ़ने के रास्ते खोले हैं। जीवन के हर क्षेत्र में विचारधारा और सोच के बदलने से क्या-क्या परिवर्तन होते हैं, समाज कैसे-कैसे बदलता है, अध्ययन करने का एक विषय बन जाता है। विकास के साथ मनुष्य की मानसिकताएं भी बदलती हैं, क्योंकि मनुष्य ही करता है और मनुष्य ही भोगने वाला है। आज हम जब
आधुनिकतावाद की बात करते हैं तो परंपराओं से हटकर हम विज्ञान की बात करते हैं, तर्क की बात करते हैं, स्वतंत्रता की बात करते हैं और उन सभी नवीन जीवन शैली की बात करते हैं जिनकी वजह से समाज के अंदर बहुत सारे बदलाव आए हैं। जहां तक साहित्य की बात है, अब आप देखिए कि साहित्य के अंदर समाज का तो मैंने आपको बताया, क्योंकि जब मानसिकताएं बदलती हैं तो समाज के अंदर जितने भी क्षेत्र हैं, हम किसी भी क्षेत्र की बात करें, किन्हीं भी संस्थाओं की बात करें, उन सब में भी मानसिकताएं बदलने से परिवर्तन आएगा। लोगों की जो सोच होती है, उस वो हर संस्था के अंदर जो कार्य करने के तरीके हैं और जो सोचने के तरीके हैं, क्रियान्वयन करने के तरीके हैं, उन सब में भी परिवर्तन आएगा। कुछ इस तरह से ही जब हम साहित्य की बात करते हैं, तो साहित्य क्या है? साहित्य हम जो समाज में देख रहे हैं, समाज के अंदर जो परिवर्तन आ रहे हैं, आज की जो वर्तमान स्थिति है, आधुनिक सोच की वजह से जो परिवर्तन आ रहे हैं, अगर वो साहित्यिक में नहीं दिखेगा, तो वो साहित्य समकालीन साहित्य नहीं कहलाएगा। तो मेरे दृष्टिकोण में मुझे लगता है जो आज का साहित्य लिखा जा रहा है, आज जो कहानीकार हैं या कविताकार हैं या उपन्यासकार हैं, वो आज के संदर्भ में ही अपनी बात अगर जब लिखते हैं, तो उस बात को हम पूरी तरह से समझने में सक्षम होते हैं, क्योंकि जब हम आज की बात नहीं करेंगे, तो फिर हमारा साहित्य समकालीन साहित्य नहीं रहेगा। और आज जो समय है, प्रेजेंट समय है, इसमें आप देखिएगा कहानियाँ जो भी हैं, कहानियाँ, उपन्यास हैं, वहाँ पर यथार्थवाद की बात हो रही है। लोग अपने अनुभवों की बात करते हैं और यही कारण है कि बहुत कुछ पैटर्न भी बदला है। मुझे इस तरह से कुछ बिंदु हैं वो नज़र आते हैं। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपके विचारों के लिए और मैं भी सहमत हूँ आपने जो भी कहा। तो अब मैं आदरणीय प्रोफेसर रघुनाथ शर्मा जी को दोबारा से आमंत्रित करना चाहता हूँ और आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, जैसे आप एक जाने-माने चित्रकार हैं और शिक्षाविद हैं, आधुनिकतावाद का कला और दर्शन का प्रभाव कैसे और क्या पड़ रहा है आज के समय में? आप कुछ इस पे अपने विचार प्रकट करेंगे? सर आप म्यूट हैं आई थिंक। हेलो। हाँ जी, हाँ जी सर। आपकी आवाज आ गई? जी जी आ रही है ना? हाँ जी जी जी। हाँ जी, आप सबको धन्यवाद। बड़ी प्रसन्नता है आप सबसे जुड़कर और आज ये वैचारिक विमर्श जो हो रहा है उसके लिए आपको पुनः धन्यवाद। जैसा कि प्रगति जी ने बताया कि आधुनिकता का या आधुनिक दौर का साहित्य पर भी जबरदस्त प्रभाव पड़ा है। तो साहित्य के साथ साथ दूसरी कलाएं भी, चाहे वो संगीत हो, चित्रकला हो, इन सब पर भी ये प्रभाव पड़ रहा था आधुनिकता का। और आधुनिकता है कुछ नहीं, वो जो पौराणिक मान्यताएं थी, धार्मिक मान्यताएं थी या सामाजिक संगठन जिस तरह के विचार को लेके चलते थे, उनमें धीरे धीरे आए बदलावों का दौर है। एक तरह से अपन कह सकते हैं कि रेनेसां पीरियड के बाद थोड़ा तार्किकता का और वैज्ञानिकता का इन पक्षों का महत्व बढ़ने लगा। तो उसके साथ साथ ये वैयक्तिकता भी आने लगी, व्यक्ति अपने विचारों को थोड़ा बहुत महत्व देने लगा। और ये सब उस दौर में कुछ ऐसे कलाकार और साहित्यकार हुए थे, कुछ ऐसे विचारक थे जिन्होंने इसके बीज डाले थे। हालांकि वो स्पष्ट रूप से एकदम आधुनिक दौर में नहीं गए, आधुनिकता की वो नहीं पकड़ी उन्होंने, लेकिन ये बीज वहीं पर पड़ गए थे। और उसके बाद यूरोपीय कलाओं में, यूरोपीय साहित्य में एक धीरे धीरे परिवर्तन आने लगा। वो परिवर्तन एकदम से भी नहीं आया। आज जैसे आर्ट के लिए कहते हैं कि भाई मॉडर्न आर्ट क्या है, या लोग बाग उसको समझ नहीं पाते, एक लेमैन उसको एक प्रश्नवाचक
वो चिन्ह लगाता है उस पर। लेकिन हकीकत ये है कि इसका आगाज जो हुआ है, इसकी जो शुरुआत हुई है, वो उन यूरोप की सामाजिक परिस्थितियों के कारण हुई है, और धीरे धीरे बदलाव आते आते फिर आपके ये ऐसा समय आ जाता है कि प्रथम विश्व युद्ध छिड़ जाता है। प्रथम विश्व युद्ध के एक विभीषिका के बाद द्वितीय विश्व युद्ध भी आ जाता है। तो ये जो दो जबरदस्त परिवर्तन आए समाज में, देशों में, अलग अलग जगहों पर, उससे मनुष्य की विचारधारा में बहुत बड़ा परिवर्तन आया। मैं कह सकता हूँ एक क्रांतिकारी बदलाव, जो नैतिकता और धार्मिकता और ईश्वरवाद, समूहवाद, समाज, ये इनकी जो बातें होती थी, या कह सकते हैं कि इन नैतिक मापदंडों के सहारे व्यक्ति अपना ठीक ठाक जीवन यापन कर लेता था, इन सब पर एक बहुत बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया स्वयं विचारकों ने, लेखकों ने, और तार्किकता को महत्व देने वाले उन कलाकारों ने, या ऐसे जो भी चिंतक थे, इन सब ने ये सोचा क्या यही है नैतिकता और धर्म में आस्था, इसका क्या सिला मिला। वो चारों तरफ से वो जो दृश्य देखे उन्होंने, मानवता पर से उनका विश्वास हट गया। तो धीरे धीरे इधर क्या हो रहा था, कल कारखाने लग रहे थे, वैज्ञानिक प्रगति हो रही थी, तो उससे एक जो सर्वहारा वर्ग माना जाता था या श्रमिक वर्ग जो था, उनका भी धीरे धीरे महत्व बढ़ने लगा। तो इस तरह से व्यक्ति स्वयं के अंदर ही स्वयं को खोजने लगा, और वो थोड़ा इस तरफ ध्यान जाने लगा कि मैं क्या चाहता हूं, मेरी इच्छाएं सर, क्या है, मेरी कल्पनाएं क्या है। सर आपको मैं रोकना चाहूंगा। आपका शायद कैमरा वर्क नहीं कर रहा है सही से, आपका हाथ आ रहा है या कुछ, तो कैमरे के आप ओ बिल्कुल प्लीज। बिल्कुल, हाँ सॉरी। जी, ठीक है। धन्यवाद। जी हाँ, तो बिल्कुल। ये बस यूरोप से शुरू होके और विश्व युद्धों के बाद उधर अमेरिका हो गया था मुख्य केंद्र कलाओं का भी और साहित्य का भी, क्योंकि कई यूरोपियन कलाकारों ने उधर शरण ले ली थी, और यूरोप में थोड़ी बहुत अराजकता थी, क्योंकि सबसे ज्यादा नुकसान भी यही हुआ था। तो वहां वापस से कलाओं का एक विकास होने लगा, और ये अवांगर्दे और मॉडर्निज्म के बहुत आगे चले गए। प्रयोगात्मक कलाएं और नई नई संभावनाएं, नए नए मीडियम, टेक्निक, ये सब खोजने लग गए, और इन सब को उसमें इस्तेमाल करने लगे कलाकृतियों में। इवन लेखक लोग भी यही कर रहे थे, प्रगति जी जानती हैं। तो वो उन सब का प्रभाव, चूंकि हमारे यहाँ भी अंग्रेजों का राज था, है ना, पहनावे वगैरह में कई चीजों में हम उनको कॉपी करते थे, या वो हमें अच्छा लगता था। तो उसी भांति उस दौर में कई नए नए उन्होंने कला स्कूल खोले हमारे देश में, क्योंकि उनका ही वो तब वो था। तो ऐसे बड़े बड़े शहरों में, कलकत्ता, मद्रास, बॉम्बे, लाहौर, इधर लखनऊ, हमारे राजस्थान में, या जयपुर में, तो उनमें कुछ वहां की कला शिक्षा दी जाने लगी। वो जो उन्होंने सिलेबस बनाया था, वो उस तरह की कलाएं सिखाने लगे। और हमारे यहाँ क्या थी, जो पारंपरिक कलाएं चल रही थी, जिनको हम मिनिएचर फॉर्म में जानते हैं, या लोक कलाएं थी, ये कुछ पिछवाई कला या फड़ पेंटिंग, भीलवाड़ा की, या उधर मधुबनी पेंटिंग, ये इस तरह की कलाएं वो वहीं तक सिमट गई, गांवों तक ही, मंदिरों तक। और पारंपरिक कलाओं के जो सबसे बड़ा आश्रयदाता थे, राजे महाराजे, वो स्वयं भी अंग्रेजों के एक तरह से अधीन ही हो गए। उन पर भी उस अंग्रेजियत का प्रभाव आने लगा, और ये जिस यथार्थवाद का जिक्र किया था प्रगति जी ने, वही यथार्थवाद यहाँ भी कलाकारों ने, वो यथार्थवादी कलाकार वहां से आने लग गए। इन इन अंग्रेजों द्वारा स्थापित स्कूलों में वो पढ़ाने लगे, वो प्रिंसिपल नियुक्त होने लगे। तो इस तरह से धीरे धीरे वहां के प्रभाव आने लगे। वो यथार्थवाद से शुरुआत हुई,
इसके अग्रज कलाकार थे राजा रवि वर्मा, और उनको देख देख के हमारे यहाँ भी कलाकार जो थे वो अपनी पारंपरिक कलाओं को भूलकर, क्योंकि उसमें कुछ पैसा मिलता था, आश्रय मिलता था, तो वो यथार्थ वाली कला एक तरह से आंदोलन के रूप में शुरू हुई। दूसरी तरफ बंगाल स्कूल ने भी अपना एक मूवमेंट कर दिया था, वो भी पारंपरिक कलाओं में कुछ नवीन तत्व जोड़ के सामने ला रहे थे। तो लेकिन कुछ ऐसे कलाकार थे जिनको अपन कह सकते हैं कि प्रगतिशील या बहुत एडवांस में सोचने वाले, तो उन लोगों को ये दोनों ही तरीके पसंद नहीं आए, और वो थोड़ा सा, और वो जो यूरोप में जो कलाओं की स्थिति पहुंच चुकी थी, काफी मॉडर्निज्म आ गया था, मतलब कंपोजिशन के हिसाब से, फॉर्म के हिसाब से, कलर ट्रीटमेंट के हिसाब से, वो सारी चीजें हमारे यहाँ भी आने लगी उन कलाकारों की, चूंकि अब व्यक्तिगत स्वतंत्रता तो थी ही, खुद की सोच का महत्व बढ़ रहा था, और उनको भी पूरा पूरा महत्व मिल रहा था मीडिया से या समाज के विचारकों से। तो उन लोगों ने वो शुरुआत की, और बहुत जल्दी ही ये जैसे हुसैन गादे वगैरह, सूजा, इनके नाम, बड़े बड़े नाम सुने होंगे आपने भारतीय आधुनिक कला के हस्ताक्षर। इन लोगों ने अपने अपने ग्रुप बनाए, दिल्ली में, कोलकाता में, मद्रास में, सब जगह कलाकारों ने अपने समूह बनाए, और वो एक निश्चित विचार प्रक्रिया को उसमें ढालने लगे। मतलब वो कला उनकी अपनी थी, उनकी अपनी पहचान थी, लेकिन वो जो सामाजिक मुद्दे वगैरह जिसका भी चित्रण करते थे, वो अपने नए ढंग से करते थे। उसमें कोई ऐसी नहीं थी कि परंपरागत, जैसे वो पिछवाई चित्र बनाते हैं तो इसमें बीच में कृष्ण भगवान राधा बनेंगे, पीछे पृष्ठभूमि में पेड़ पौधे ये बनेंगे, ऐसा कुछ फिक्स नहीं था। ये सारा सेटअप उनका अपना था। तो धीरे धीरे इन कलाओं की इसको पूरा महत्व मिलने लगा, और फिर तो एक दौर ही चल गया। फिर तो उस आधुनिकवाद से लेकर उत्तर आधुनिकता तक हम आ गए हैं, और आज यहाँ अवांग-गार्दे वाली वो जो एक शब्द था फ्रेंच कलाओं का, मतलब बहुत प्रगतिशील, वो भी इसमें काफी लोग आ गए, इंस्टॉलेशन वाले आर्टिस्ट आ गए, वीडियो आर्ट वाले। आज ये बहुत व्यापक हो चुकी है, और इतनी इसमें विविधता है, मतलब स्वयं को अभिव्यक्त करने की, कि उसका कोई मतलब वो ये उस पर किताबें की किताबें लिखी गई है, और लिखी भी जा सकती है, और क्योंकि हर कलाकार की अपनी एक शैली हो गई, और वही उसकी पहचान बन गई है। तो आज ये इस तरह से अपने यहाँ आधुनिकता का वो है। तो प्रभाव जी, ये बहुत मैं कह बहुत सकता धन्यवाद आपका इस पे हूँ। थैंक यू। प्रकाश डालने के लिए। सो मैं अगले वक्ता को अब बुलाना चाहता हूँ, भास्कर पांडे जी को। भास्कर पांडे जी, आप युवाओं को अभी संबोधित कर रहे हैं, और आप भी युवा ही हैं। आपसे मैं जानना चाहता हूँ कि आज के समय में, आज के काल के अंदर आधुनिकतावाद का युवाओं पर क्या प्रभाव पड़ा है? आप उसको किस नजरिए से देखते हैं? आप इस पे कुछ अपने जी विचार प्रकट करें। जी। तो सबसे पहले सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत, एंड पूरे पैनल का बहुत बहुत अभिनंदन। तो अगर हम बात करते हैं आधुनिकतावाद की, पहले तो आधुनिकतावाद है क्या, कि कोई भी पुरानी चीज जो एक प्रथा चलती आ रही थी, विद समय के धीरे धीरे चलते उसमें कुछ नया इन्वेंट किया गया, कुछ उसमें नए मॉडर्नाइज तरीके लाए गए, और उसको एक नए ढंग से समाज के सामने प्रकाशित किया गया। अब इसके अलग अलग फायदे और कुछ नुकसान भी है। जैसे कि मैं कुछ फायदों की पहले बारे में बात करना चाहूंगा। जैसे कि पहले आप जानते हैं कि कुछ, अगर हम 20-30 साल पहले जाए, जब मेरे दादाजी एंड मेरी दादी जी लोग होते थे, तो वो अपना बैंक में जाके हर चीज हैंड रिटन एंट्रीज होती थी। तो वो एक पहले की टेक्नोलॉजी के अगर एंगल से देखें, तो वहां पे पुराना तरीका था कि सबका रजिस्टर मेंटेन होता था, एंड धीरे धीरे सब चीजें इंप्लीमेंट होती थी। बट जैसे जैसे अब बैंकिंग सर्विसेज और भी चीजों का टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुआ, लोगों को और जागरूकता मिली कि भाई हम अपना पैसा यहाँ पे रख के अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हैं, तो वो लोगों ने टेक्नोलॉजी की तरफ अप्रोच करना चालू किया। बैंकों ने अपने आप को रिवैम्प किया,
उन्होंने अपने यहाँ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए, उनमें नए नए तरीके आए। तो उस मदद से आज अगर हम देखते हैं तो भारत में जिस तरह हमारे प्रधानमंत्री जी ने हर लाइक जीरो बैलेंस बैंक ओपन करवाए थे। तो अगर हम उस तरह से देखें तो आधुनिकतावाद बहुत ही फायदेमंद रही है कि यहाँ पे गांव गांव तक आज सबके पास कोई ना कोई एक बैंक अकाउंट है और हर कोई अपनी एक जमा पूंजी रख पा रहा है और अपनी बेहतर जिंदगी को आगे बढ़ा पा रहा है। उसी तरफ अगर हम बात करते हैं कि आज हम जैसे कोई मंच पे पहले के जमाने में जब स्वतंत्रता सेनानी होते थे तो उस टाइम पे इतना इंटरनेट और ये सब कोई सिस्टम था नहीं, टेलीफोन लाइंस भी बहुत लिमिटेड होती थी। तब उस टाइम अपनी स्पीच देने के लिए, अपनी बात, अपने मन की बात को लोगों तक पहुंचाने के लिए लोगों को एकत्रित करके ला पाना एक कठिन टास्क होता था। बट आज अगेन आधुनिकतावाद या टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम अपनी बात सब लोगों तक पहुंचा पा रहे हैं। और अगर हम थोड़ा सा और इसको डिटेल में समझते हैं तो जो टेक्नोलॉजी में हम लोग बोलते हैं एल्गोरिदम, तो एल्गोरिदम कुछ इस तरह से अब काम करती है कि जिसका जो अपना इंटरेस्ट है हर एक व्यक्ति का, वो अपने इंटरेस्ट को कंज्यूम कर सकता है, उसके पास अपने आप वो चीजें रील्स में आने लगती हैं। तो ये एक आधुनिकतावाद की अपनी उसमें समय बचा इंसान का, उसको सारी चीजें अपने अलग अलग फेवरेट ऑथर्स मिलते गए और वो उसको सुन सकता है। अब इसी में बात करते हैं कुछ डिसएडवांटेजेस की, कुछ जो नुकसानदेह है टेक्नोलॉजी का भी, जो आधुनिकतावाद की अगर हम बात करते हैं। आज हम जानते हैं एआई हम लोग की जिंदगी में बहुत तेजी से एंटर कर रहा है। तो एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो इसकी मदद से आप जैसे चैट जीपीटी, आज हर कोई जानता है चैट जीपीटी के बारे में, और चैट जीपीटी इज ऐसा आधुनिक संसाधन है जिससे कि मदद से आप इंस्टेंटली कोई भी चीज पा सकते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ, कोई चित्र बनाना होता था तो एक चित्रकार उसमें बहुत समय लगा के एकदम बहुत छोटी छोटी बारीकियों के साथ उस चित्र को निर्मित करता था। पर आज एआई के माध्यम से उस चित्र को सिर्फ कुछ चंद शब्दों की मदद से भी बनाया जा सकता है। तो अब जो वो चित्रकार मेहनत करके उस चित्र में डिटेलिंग करता था, उसकी कहीं ना कहीं वैल्यू उतनी कम हो गई है और लोग उस चित्र को ऑनलाइन एआई से बनवा के अपना काम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक एक्चुअल चित्रकार के लिए ये मुश्किल घड़ी है। सेम वे इसी में बात करते हैं तो अगर हम दोनों तरह से देखें तो कहीं ना कहीं हमारे आधुनिकता ने बहुत सारी मदद करी है, बट कहीं ना कहीं कुछ लोग उसका मिसयूज करते हैं। जैसे एक इंग्लिश में टर्म आता है प्लैगरिज्म। प्लैगियरिज्म मतलब होता है कि आप किसी और के कार्य को लेके उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस करके आप उसको तुरंत मार्केट में रिलीज कर देते हैं। तो उससे क्या होता है, जो एक्चुअल उसका रचयिता होता है उसको थोड़ा सा नुकसान होता है। तो अगर हम इसको अंतरराष्ट्रीय मंच पे भी देखें तो ये एक काफी अहम मुद्दा बना हुआ है कि बहुत सारे जो रिसर्चर्स हैं हमारे, तो उनकी रिसर्चेस में थोड़ा बहुत एडिट करके लोगों ने एआई के माध्यम से हो गया या फिर किसी और माध्यम से अपने नाम पे चीजों को प्रकाशित किया हुआ है। तो हमारे पास आधुनिकतावाद ने हमें बहुत सारा बेनिफिट दिया है, पर एट द सेम टाइम उसका जो मिसयूज होता है उसकी वजह से जो एक्चुअल ऑथर है उसका थोड़ा सा नुकसान भी है। तो ये मेरे व्यूज हैं। धन्यवाद भास्कर जी आपके विचारों के लिए। और आपके विचारों से ही मुझे एक अभी प्रश्न मेरे मन में उठा है और मैं फिर से आप तीनों के पास आऊंगा इसी प्रश्न को लेके। जैसे आपने मुझे बताया कि आधुनिकतावाद की वजह से, आधुनिकता के वजह से, मतलब आधुनिकता की बात करें, हम विज्ञान की बात करते हैं, मतलब आधुनिकता और विज्ञान दोनों साथ साथ ही चलते हैं कि अगर विज्ञान प्रगति कर रहा है तो आधुनिक चीजें भी उसके साथ साथ आ रही, उसी का एक हिस्सा है। तो जैसे मुझे ये लगता है जैसे अभी हम कला संस्कृति की बात करते हैं या हम दर्शन की बात करते हैं या हम अपने साहित्यकारों की बात करते हैं, तो जो आधुनिकता के कारण जो भी चीजें ये आ रही हैं, इनकी वजह से इन क्षेत्रों में कितना फायदा और कितना नुकसान हो रहा है। मतलब कहने का आशय यह है कि जैसे अभी आपने बताया कि एक एआई का सहारा लेके हम किसी भी चीज को, चाहे हम कोई रचना करनी हो, चाहे हमें किसी चित्र को बनाना हो,
जैसे मैं डिजिटल मार्केटिंग में हूँ, मुझे पता है कि बहुत सारी चीज़ें हर फील्ड में एआई का इस्तेमाल हो रहा है, चाहे वो कंटेंट के अंदर हो जाए, कंटेंट राइटिंग में हो जाए, चाहे आपका क्रिएटिव के अंदर हो जाए या किसी और फील्ड के अंदर। तो लेकिन मुझे जो लगता है, मेरा जो व्यक्तिगत है, या शायद आप लोग भी शायद उससे कहीं ना कहीं सहमत होंगे, कि जो हम जैसे एक हम अपने हाथों से या अपने मस्तिष्क के अंदर जो विचार आ रहे हैं, जो अंदर से जो हमारे चीजें थॉट्स आ रहे हैं, उनको जब हम पेज के पन्ने के ऊपर हम उभारते हैं, उसका जो प्रभाव पड़ता है पढ़ने वालों के ऊपर, वो शायद एआई हमें ना दे पा रहा हो। तो इस प्रश्न को सबसे पहले मैं प्रगति जी के पास जाना चाहूंगा, क्योंकि मैम बहुत देर से इंतजार कर रही है, मुझे पता है। तो सबसे पहले आप मैम मुझे इस बारे में कुछ अपने विचार बताइए। मैम आप म्यूट हैं, मैम आप म्यूट हैं। हाँ, सॉरी सॉरी। जैसे कि अभी भास्कर ने जो बात कही कि एआई के थ्रू आर्ट में और लिटरेचर में भी लोग थोड़ा सा कॉपी करते हैं इधर से, और वो उसको रिफाइन कर, डिटेलिंग जो है वो एआई कर देता है या चैट जीपीटी कर देता है। ऐसे ही वो कलाकृत जो भी हम आर्ट में कुछ भी करते हैं तो उसमें भी परिवर्तन आते हैं। पर मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैंने अभी जो मैं देख रही हूँ, क्योंकि ये आज के समय का है और अब मैं जो है पिछले 35 सालों से लिख रही हूँ, तो मुझे लगता है कि जो आज उस एआई को यूज करके कहानी लिखता है या उपन्यास लिखने की कोशिश करता है या कोई एक लेख लिखता है, तो वो एक मैकेनिकल तो हो सकता है। जो आपने बात कही बालेश्वर जी की, वो मैकेनिकल तो हो सकता है, पर उसके अंदर भाव और संवेदनाएं भरने के लिए व्यक्ति का दिल और दिमाग से सोचना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब लेखक पेन उठाता है और लिखना शुरू करता है, तो उसके साथ जो शब्दों के साथ जो भाव और संवेदनाएं उतरती हैं, वो ये चैट जीपीटी और ये बहुत कर ही नहीं सकते। इनकी जो लैंग्वेज है, अब मतलब कोई भी इंसान अगर इनका लिखा हुआ कुछ पढ़ेगा, तो अगर हम बराबर इनको पलटते रहें और उसकी पड़ताल करते रहें, तो हम पाएंगे कि ये मैकेनिकल है, ये इमोशनल उसमें टच आ ही नहीं रहा है। तो मुझे लगता है कि ये सब जितना भी आधुनिकतावाद से, तकनीकी नो डाउट तकनीकी ने हमको बहुत कुछ दिया है, और इन सब की मदद से हम एक प्रगतिशील विचारधारा से जुड़े हैं, और आज के समाज में इन सब चीजों की जरूरत भी है। पर हाँ, ये भी जरूरी है, ये भी बात एक सच है कि भाव और संवेदनाओं के बगैर किसी रिश्ते को निभा पाना, किसी रिश्ते के बारे में लिख पाना, उसको चित्रित कर पाना, उस कैरेक्टर को उकेर पाना बहुत मुश्किल है। और ये मुझे नहीं लगता कि चैट जीपीटी और एआई कोई भी कर सकता है। तो मेरा ये इस कहना है इस संदर्भ में। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सो रघुनाथ सर, आपके लिए एक प्रश्न आया है हमारे श्रोता की तरफ से, और वो पूछना चाहती हैं कि चीजों का दुरुपयोग को कैसे रोके। अगर जैसे भास्कर जी ने जो चीजें बताई हैं, अगर उनके अंदर कोई चीज एआई से या किसी भी चीज से अगर हमें नुकसान हो रहा है, उसको कैसे रोका जाए। सर म्यूट है आप। हाँ जी, हाँ मेरी आवाज आ रही है सर? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल आ रही है आपकी आवाज। हाँ हाँ, जो आपने सवाल किया है ना, ये तो घूम फिर के वहीं आती है बात, क्योंकि इन दिनों ये सोशल मीडिया का भी बहुत दुरुपयोग हुआ है। हम लोगों ने ये ऐसी खबरें खूब पढ़ी है, खूब देखी है, और अब तो बाकायदा पुलिस में भी एक अलग से सेल बना बना रखा है ताकि ऐसे लोगों को मदद की जा सके। तो कुल मिला के ये चीजें सर, आप कितना भी मैकेनिज्म डेवलप कर लो, कितनी भी उन्नति कर लो, प्रगति कर लो, है ना, लेकिन अंत में घूम फिर के बात तो व्यक्ति की नीयत पर और उसकी नैतिकता पर आती। तो वो आधार जब तक हम डेवलप नहीं करेंगे, इसको सामाजिक तौर पे, पारिवारिक स्तर पे, या बाद में कहें तो शैक्षणिक जगत में, इन चीजों को की वैल्यूज को हम नहीं समझेंगे या न समझाएंगे,
तो बहुत मुश्किल हो जाएगा सर। ये चीजें मतलब कहने को तो विकास दर्शाती है, लेकिन वो कहते हैं ना, विकास बनाम विनाश, कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं रह जाता उसमें, अगर व्यक्ति नैतिकता के लिहाज से नहीं सोचता है तो कुल मिला के डिपेंड करता है व्यक्ति कैसा है, उसको वो जो उसके आसपास के लोग हैं वो कैसे हैं। तो कहीं न कहीं ये चीजें लगाम अंततः यहीं से लगेगी, व्यक्ति खुद ही लगा सकता। और ये तो मतलब आपका जवाब हो गया। एक सवाल मेरे ही दिमाग में उठ रहा था, ये आपने जो भास्कर जी ने बताई, सॉरी भास्कर जी नाम है ना आपका? जी 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 बिल्कुल, भास्कर हाँ पांडे। जी, हाँ जी, हाँ जी हाँ सर। जी पांडे। तो ये भी वो बात उसी से संबंधित है। मैंने तो आजकल ये भी बड़ा, एआई की खबरें दिनों दिन आती रहती है, सुनते रहते हैं। तो उसमें ये भी है कि एआई तो अब उसको उस तरह से डेवलप कर रहे हैं कि वो विचार क्या चल रहा है व्यक्ति के दिलो दिमाग में, उसके मन में क्या भावनाएं उमड़ रही, वो तक पढ़ने के लिए वो कोशिश कर रहे हैं। मतलब इतना डेवलप किया जाए उसको, मैंने ऐसा सुना है या खबर पड़ी है। तो जब ये स्थिति आ जाएगी तो तब तो और मामला खतरनाक ही है। हर मेरे ख्याल से हर चीज की एक लिमिट होनी चाहिए। जी यही कहना जी है। जी जी धन्यवाद सर। सो अभी मैं फिर से प्रभाकर जी के भास्कर जी के पास जाना चाहूंगा। सो भास्कर जी, जैसे अभी सर ने शर्मा जी ने बताया कि नैतिकता की बात कर रहे थे, मुझे इसी से एक और प्रश्न उठ रहा है कि और ये आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आप युवा हैं और आज की जो जनरेशन है उनके अंदर ऐसी चीजें बहुत आ रही हैं। सो जैसे कि आधुनिकरण के प्रभाव से भौतिकतावाद की वृद्धि हुई है और नैतिकता के स्थान पर उपयोगिता का जन्म हुआ है। इस संदर्भ में आप क्या कहते हैं? सर इस बात पे मैं पहले तो रघुनाथ सर एंड प्रगति मैम दोनों से बिल्कुल एग्री करता हूँ। तो जैसे सर ने बोला कि नैतिक मूल्यों का इंसान में होना बहुत आवश्यक है, कि अगर कोई, जैसे अगर मान लेते हैं कि हम 100 लोग हैं या सर 1000 लोग हैं, तो अगर हर एक प्रत्येक व्यक्ति अपने अंदर एक ये इच्छा शक्ति जागृत कर ले कि जैसे किसी एक ऑथर का कोई कार्य है तो हम उसका सम्मान करें, कि जैसे हम कई जगह हमें फ्री में कंटेंट जैसे मिलता है, आज की अगर आप ऑनलाइन बात करते हैं कोई भी कंटेंट इजीली अवेलेबल है, जबकि उस ऑथर ने उसको लिखने और बनाने में बहुत मेहनत की होती है। तो एक व्यक्ति के अंदर खुद में ये होना चाहिए कि अगर ये कंटेंट उस ऑथर का हम सही माध्यम से डाउनलोड करते हैं या फिर पढ़ते हैं तो उसका भी भला होता है, उसको एक प्रोत्साहन मिलता है कि हाँ ये लोग हमारी बात को सुनना चाह रहे हैं और उससे प्रेरणा हम ले रहे हैं। और जैसे प्रगति मैम आपने बताया कि कोई भी भाव को एक एआई नहीं ला सकता, और ये बात बिल्कुल सही है। कोई भी भाव ये एक्चुअली धीरे धीरे उसको एक डाला जाता है उस कला में, जो भी वो चीज प्रस्तुत किया जा रहा है, कोई वो आर्ट हो सकता है, कोई वो साहित्य हो सकता है। तो मेरा मानना यह है कि सबसे पहले इसको एक सही दिशा में देने के लिए लोग आज की दुनिया में ज्यादातर यूथ की, अगर मैं युवाओं की बात करूं, बहुत ही ज्यादा फास्ट फॉरवर्ड है। उन्हें हर चीज एकदम तुरंत चुटकी बजाते ही चाहिए। सबसे एआई एक्चुअली वो चीज प्रोवाइड कर रहा है, तो इसलिए कई युवा हो गए कि ठीक है हमें मेरा काम भर की चीज मिल जाए उससे मैं संतुष्ट हूं। बट वही अगर हर एक युवा अपने अंदर एक नैतिक मूल्य ले आए और उस ऑथर की या उस कलाकार की उस कला की सम्मान करे, तो उसको समय दे, उस चीज को समझे कि इस कलाकार ने या फिर कोई साहित्यकार ने क्या लिख के हमको दिया है, वो कहना क्या चाह रहा है, उसका तात्पर्य क्या है, तो उस चीज को धीरे धीरे पढ़ना चाहिए, उस चीज को समझना चाहिए। एंड सामने वाली कला का उसका आदर होगा, इससे कलाकार का भी प्रोत्साहन बना रहेगा और हम धीरे धीरे अपने, जिस तरह अगर हम अपने दादा दादी जी के साथ बैठ के बचपन में कहानियां सुनते थे तो वो आराम से एक एक कहानी को समझा समझा के सुनाते थे और बहुत ही आनंद आता था।
तो वो जो धीमी गति से चीजों को आदान प्रदान होता है, वो चीज आई थिंक वापस आनी चाहिए। और ये हर एक प्रत्येक व्यक्ति जब अपने अंदर वो चीज लाएगा कि हाँ हम सामने वाले के भाव को समझें, सामने वाला कहना क्या चाह रहा है हमसे, तो वो चीज में काफी ज्यादा सुधार आ सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। बट भास्कर जी, जो मैंने प्रश्न पूछा था शायद उसका उत्तर रह गया, उस पर कुछ थोड़ा प्रकाश डालिए। जो मैंने पूछा था कि जो आधुनिकीकरण हुआ है अभी, तो युवाओं का जो रास्ता बना है, या बोले कि जिस चीज के पीछे बढ़े, भौतिकतावाद में वृद्धि हो रही है, जो मुझे भी लगता है, ठीक है। और उसके कारण अगर भौतिक चीजों के पीछे और इन चीजों को प्राप्त करने के लिए कई कई चीजें हो रही हैं, इससे नैतिकता के अंदर कहीं ना कहीं नैतिकता के स्थान पर उपयोगिता का जन्म हो रहा है। मतलब कि नैतिक चीजों को, नैतिक मूल्यों को ना समझ के ये लगता है कि ठीक है जी, मुझे जब तक उसकी जरूरत है तब तक तो ठीक है, उसके बाद में उससे कोई सरोकार नहीं है। इस पे थोड़ा प्रकाश डालिए सर। बात सही है सर, कि जब हम बात करते हैं कि हम भौतिक चीजों के पीछे पड़ जाते हैं, जितने भी युवा अगर भौतिक चीजों के पड़ रहे हैं, तो वो उसको प्राप्त करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि किसी ने कोई से स्टोरी बुक्स लिखी है, या फिर कोई गेम भी है, अगर किसी ने टेक्नोलॉजी के एंगल से बात करें तो उसको पाना चाहते हैं, तो वो लोग किसी भी माध्यम से, जैसे सोशल मीडिया के थ्रू, टेलीग्राम जैसे एप्स में, वहां पे कोई ऐसा चेक नहीं है, कोई फिल्टर नहीं है कि आप ये पता कर पाओ कि ये जी किस व्यक्ति ने एक्चुअल में उसको बनाया था, या इसका रचयिता कौन है। तो और क्योंकि युवा पीढ़ी उसको तुरंत हासिल करना चाहता है, तो वो किसी भी माध्यम का इस्तेमाल करता है। और कहीं ना कहीं इसमें नैतिकता की कमी लोगों में होती है, इसीलिए वो ये माध्यम का इस्तेमाल करते हैं। और मेरा मानना यही है कि युवाओं के अंदर वो खुद से उस चीज को उजागर करें, अपने अंदर ये समझ लाएं। और जो माता पिता हैं, जो से स्कूल डेज में लोग हैं, वो उस चीजों को उन बच्चों के अंदर पहले से ही बिल्टअप करना चाहिए, कि जैसे जैसे वो बड़े हो रहे हैं और कॉलेजेस में जा रहे हैं और टेक्नोलॉजी का उनके एक्सेस बहुत इजी हो जाता है, तो उसके ऊपर पेरेंट्स को एक करेक्ट अप्रोच रख के चलना चाहिए, ना कि बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होना चाहिए, ताकि बच्चे अपनी बात अपने पेरेंट्स से शेयर कर पाए और अपनी जरूरतें उनको खुल के बता पाए, ताकि पेरेंट्स भी उस पर अच्छे से विचार विमर्श करके उनको सही मार्गदर्शन दे पाए। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी जी, प्रगति जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? एक्चुअली आपने हाँ सॉरी, आपने जो भास्कर से एक जो प्रश्न पूछा, उनका काफी सारा इन्होंने उत्तर भी दिया। उसमें एक पॉइंट मैं ऐड करना चाहती हूँ कि जैसे ये बात बोली गई कि भौतिकता के बीच में नैतिकता कहीं खो रही है ना। और इसकी एक वजह क्या होता है कि जब युवाओं की हम बात कर रहे हैं, तो आज का जो इस समय का प्रेजेंट सिनेरियो के अंदर एक युवा है, वो ऐसा नहीं है कि वो बहुत रिलैक्स्ड है, वो भी सभी स्थितियों परिस्थितियों को देख रहा है। वो भी कहीं ना कहीं वर्क लाइफ जो बैलेंस होना चाहिए उससे वो पिछड़ रहा है, वो उस चीज से वो कहीं ना कहीं अवसाद में भी है। और आप ये देखिए कि यही कारण है कि वो नशे की तरफ बढ़ रहे हैं। जो पहले एक नशा शराब तक सीमित हुआ करता था, अब ड्रग्स तक पहुंच गया है। और विभिन्न जो स्थितियां परिस्थितियां हैं, उनसे जूझने में वो असमर्थ हो रहा है ना। और अब जब यहाँ पर हम बात कहते हैं कि भौतिकता के बाद नैतिकता की अगर हम बात करते हैं, तो नैतिकता के साथ एक और चीज ऐड हो जाती है कि जब तक ये इतना आधुनिकवाद जो चल रहा है इस समय, हम अगर परंपरागत चीजों को भूलते जाएंगे, तो भौतिक जो आधुनिकवाद है वो कहीं ना कहीं हम पर, हमारे लिए बुरे असर छोड़ेगा। तो यहाँ पर बचने के लिए आप देखिए कि जो युवाओं की हमने बात की, भास्कर ने भी जैसे बताया, उसमें मैंने जो ऐड किया, जब हम युवा इस परिस्थितियों में आ रहे हैं, अवसाद की स्थिति में आ रहे हैं, उनके लिए बहुत सारी जो इस प्रॉब्लम्स नए समाज में क्रिएट हो रही हैं, आप देखिए वो मेडिटेशन की ओर लौट रहे हैं। वो मतलब आप ये देखिए कि मेडिटेशन के अलावा वो काउंसलिंग की ओर लौट रहे हैं, क्योंकि क्या है कि ये जब वो काउंसलिंग करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो उनको भी कहीं ना कहीं समझ आता है कि जिस भाग दौड़ में हम लगे थे, जिस भौतिकता के पीछे हम दौड़ रहे थे,
उसका रिजल्ट हम क्या देख रहे हैं। जो हमारे सामने जो प्रत्यक्ष में स्थितियां आ रही हैं, उनको निपटने के लिए हमको वापस उन्हीं योग की तरफ लौटना पड़ रहा है, मेडिटेशन की तरफ लौटना पड़ रहा है, हमको काउंसलिंग, परिवार की तरफ लौटना पड़ रहा है, क्योंकि परिवार आपका सबसे बड़ा हीलर होता है। तो मुझे लगता है कि जहां से नैतिक मूल्यों की शुरुआत परिवार से होती है। बच्चा जन्म लेता है, वहां से उसको नैतिक मूल्य सिखाए जाते हैं, फिर स्कूल आता है। तो इस तरह के स्टेप बाय स्टेप जब बच्चा इन सब चीजों को हम अगर साथ लेके चलेंगे, तो जो भी समाज में भौतिकतावाद आ रहा है या व्यक्तिवादिता आ रही है, इन सब से हम जूझ पाएंगे, मुझे लगता है। तो हमको इस स्थिति पर भी काम करना चाहिए। जी मैम, जी जी। मैं इसी में सर एक चीज छोटी सी ऐड करना चाहूंगा। जी। जैसे मैम आपने बताया कि जो आजकल यूथ जो बहुत ज्यादा नशे की तरफ जा रहा है, जो पहले शराब तक सीमित था, आज वो अलग अलग ड्रग्स की और भी बढ़ता जा रहा है। और मैं कहूंगा कहीं ना कहीं सोशल मीडिया की जो हमने पहले भी बात सुनी, तो सोशल मीडिया ने एक बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं रोल प्ले किया है इस चीज को बढ़ावा देने के लिए। दोनों जी। अच्छे और बुरे टाइप की चीजें होती है। जैसे वेब सीरीज आज की डेट पे अगर आप देखेंगे, तो जो ओटीटी पे प्लेटफॉर्म थे, जैसे मैं एक दो का नाम लेना चाहूंगा, जैसे उल्लू टीवी था, और जहाँ पे बहुत ही बी ग्रेड टाइप की मूवीज बना के पब्लिकली लॉन्च की जाती थी, और इससे पहले अभी सरकार ने उस पे कोई प्रतिबंध नहीं लगाया था। हालांकि अभी रिसेंटली यही सब चीजें देखते हुए उस पर प्रतिबंध लगाया गया कि ये सब बी ग्रेड की मूवीज, क्योंकि ये बहुत ही आसानी से किसी को भी एक्सेसिबल हो जाती थी। अब युवा जब किसी चीज के पीछे भाग रहा है और वो चीज सामने उसको परोसी जा रही है, मतलब मैं कहना चाहूंगा कि जो आप देख भी रहे हो, कहीं ना कहीं वो एक नशे के रूप में आपके लत में लग जाएगा, और वो फिर वो जो आपको दिखाना चाहेंगे वो आप देखेंगे। और सोशल मीडिया के माध्यम से अलग अलग आई मीन टू से कि लाइफ की चकाचौंध दिखाई जाती है कि आप ड्रग्स लीजिए, आप बहुत खुश रहेंगे। ये बाकी जो लोग अच्छे रास्ते में चल रहे हैं, वो अच्छे नहीं है, आप पिछड़े जा रहे हैं। तो वो कहीं ना कहीं जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज में जो पार्टी कल्चर को बहुत प्रमोट किया जाता है, और मैं क्योंकि बैंगलोर में रहता हूँ, और मैंने अपने आंखों के सामने होते हुए देखा, न्यू ईयर के दिन अगर आप अभी उस शहर में निकले, तो कई सारे युवा लोग, बहुत सारे शराब पीते हुए रोड पे बेहोश मिलते हैं। कहीं ना कहीं ये सब लोग सोशल मीडिया से बहुत ज्यादा प्रभावित हैं। फिर मैम जैसे आपने बोला कि अब क्योंकि इससे लोग परेशान तो हैं ही कहीं ना कहीं, लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा कि अब डायरेक्शन क्या लेना चाहिए। तो यहाँ पे जो पेरेंट्स हैं, जो फैमिली है, डेफिनेटली उनकी सबसे बड़ी हीलर हो सकती है। बस मैं यही कहूंगा कि पेरेंट्स को एक बार शांत तरीके से उन लोग को सुनना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति अगर पहले से परेशान है और अगर उस पे हम और कठोर रूप से आगे जाएंगे, तो वो शायद हमसे और छुपाएगा चीजों को। तो पेरेंट्स को एक कदम आगे लेके उनको समझना चाहिए, उनको प्यार से समझाना चाहिए, और कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्म की तरफ मोड़ना चाहिए। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद भास्कर जी आपका। बट जैसे आपने अध्यात्म का नाम लिया, तो अगर हम आधुनिकतावाद की बात करें, तो जो आधुनिकतावाद का संदर्भ में जो लोग आते हैं, वो अध्यात्म और जो हमारे पारंपरिक चीज है उनका विखंडन ही करते हैं, सॉरी खंडन करते हैं, मतलब उस चीज का पालन करते नहीं है, क्योंकि उनके तार्किक अपने विषय होते हैं, हर चीज को अपने मस्तिष्क से प्रमाण करने की कोशिश करते हैं। अब आधुनिकता की बात करें तो आधुनिकता का तात्पर्य सिर्फ अभी कर मतलब वर्तमान परिस्थिति से नहीं है। अगर हम बात करें कवियों में बात करें, तो कबीर साहब को जो हमारे मध्यकाल के कवि थे, उनको भी आधुनिक कवि कहा जाता है, क्योंकि उनके विचार ऐसे थे। तो हमें मनुष्य को विचारों से आधुनिक बनना है, ना कि किसी और तरीके से। सो प्रगति में मैं आपके पास आना चाहता हूं। अभी जो प्रश्न भी चल रहा था, जैसे आपने कहा स्वास्थ्य सेवाओं में आप जुड़े रहती हैं और कुछ लोगों की आप काउंसलिंग भी करती हैं, तो कभी आपको कभी ऐसा अवसर मिला या कुछ ऐसे केसेस मिले जिसपे आधुनिकीकरण का प्रभाव पड़ा हो, और उसके प्रभाव से जो आपके पास में काउंसलिंग के लिए आए, उनके नैतिक मूल्यों में हाश या एकाकीपन, तनाव या अलगाव की समस्या उत्पन्न हुई हो? तो कुछ इस संदर्भ में कुछ आप बताइए कि अगर आपके जीवन में कुछ
ऐसे लम्हे आए हों जब आपने किसी को समझाया हो या काउंसलिंग की हो किसी की? आप बालेश्वर जी, ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जिसमें कि हर आयु वर्ग का व्यक्ति से मेरा सामना हुआ, उनसे बातचीत हुई, उनके साथ मैं बैठी हूँ। और अ, जो आज चाहे वो सोशल मीडिया हो, अगर हम यंगस्टर्स की बात करते हैं तो उनके कई ऐसे एक आध बच्चियों से मेरा सामना हुआ जो कि सारा टाइम, मतलब 10-12 साल की लड़की सारा टाइम अपना टेढ़े-मेढ़े जैसे मुँह करके वो सेल्फी खींचते हैं ना, क्योंकि रील्स बनानी है उनको और सोशल मीडिया पे डालनी है, और वो लाइक और जो लाइक कमेंट का एक जो भूत आजकल सवार है कि कितने लाइक्स आए, कितने कमेंट्स आए और वो आपस में डिस्कस होते हैं। तो इस तरह की चीज़ें बहुत सामने देखने को आती हैं। इसके अलावा ये तो एक सोशल मीडिया से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। इसके अलावा आप ये देखिए कि जो वृद्ध लोग हैं, क्योंकि घर में, परिवार में जो पहले एक स्थिति होती थी, परिवार में सब लोग साथ बैठते थे, साथ खाना खाते थे, और अभी जो प्रेज़ेंट कंडीशंस हैं, उसमें आप देखिए कि जो युवा वर्ग है, उसके काम करने का कोई भी टाइमिंग नहीं है। वो एक बार अपने ऑफिस का लैपटॉप खोलता है, उसके रात का कब खत्म होगा कुछ पता नहीं है। तो उसके परिवार में अगर माँ-बाप उसके साथ रह रहे हैं, वो उसकी शक्ल देखने के लिए तरस जाते हैं। वो उससे 2 शब्द अपनी इवन बीमारी तक डिस्कस करने के लिए उनको सोचना पड़ता है। तो मेरी ऐसी कई कहानियाँ मैंने इन्हीं को आकार दिया, क्योंकि आप ये देखिए कि जो बच्चा किसी एडिक्शन में भी आ गया है और जॉब भी कर रहा है, तो माँ-बाप के लिए कितना डिफिकल्ट टास्क होता है उसको किसी एक ऐसे डी एडिक्शन सेंटर तक ले जा पाना, क्योंकि वो अगर नौकरी छोड़ता है तो और भी उसकी बदतर स्थिति हो जाएगी। तो ऐसी स्थितियां समाज में इस समय जो समाज की जो स्थितियां चल रही हैं, इसमें हर तरह का एक्सट्रीम केस आपको देखने को मिलेगा। और जो एक डिप्रेशन वाला जो अवसाद हम जिसको कहते हैं, हर व्यक्ति के अंदर, चाहे वो किसी भी आयु वर्ग का व्यक्ति है, उसके अंदर कहीं ना कहीं उसका कुछ अंश आपको नजर आएगा अगर हम देखें। कोई अपनी वर्क लाइफ से परेशान है, कोई अपने फैमिली मेंबर्स से परेशान है, शादी हो गई है तो शादी से परेशान है, बच्चे हो गए हैं तो बच्चों से परेशान है, क्योंकि वो काम करने के साथ-साथ एक सुरक्षित जीवन, अपने बच्चे को भी अगर हम बात करते हैं, बच्चे को भी वो सुरक्षित जीवन के अगर देने की सोचे, तो वो नहीं सोच पा रहा है। क्योंकि उसको अगर क्रीच में छोड़ना है, तो बराबर उसको क्रीच में भी कैमरे से उस बच्चे को देखता रहना पड़ेगा, काम करते हुए। तो वो आप एक स्थिति देखिए कि जो पेरेंट्स वर्किंग हैं, क्योंकि बगैर दोनों के काम किए काम नहीं चलता है। और जब बच्चा कहीं पे छोड़ रहे हैं वो, तो उसके ऊपर भी आँख रखनी है। तो वो ऐसे में क्या सोचते हैं आजकल के बच्चे कि हम इससे तो बच्चा ही नहीं करें तो बेटर है, या शादी ही नहीं करें तो बेटर है। तो जो समाज में जो इस समय का जो सिनेरियो चल रहा है, उसमें कोई भी चीज़ बहुत सिंपल नहीं है। और इन सब से जूझने के लिए बहुत सारे फ्रंट पे हर व्यक्ति को लड़ना पड़ रहा है। तो मुझे ये लगता है कि जितने भी इस, और मैं बताऊँ कि आप जैसे चिकित्सा के क्षेत्र में बात करते हैं, क्योंकि आजकल इतनी अच्छी सुविधाएँ हो गई हैं, तो बच्चे जो हैं लिव इन में रहते हैं। और आप ये देखिए लड़कियों को, मैं छोटा-सा केस बताती हूँ। एक लड़की थी जो कि मतलब हर दूसरे-तीसरे महीने अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करवाने आ जाती थी, और उसको कहीं लगता था कि प्रेगनेंसी, पर वो ये नहीं समझ पा रही है, क्योंकि उसको लिव इन में भी रहना है, किसी और के साथ रिलेशन भी चाहिए, क्योंकि ये उसका एक, अब ये हो गया है कि शरीर को कैसे भी किसी भी तरह से हम, अब ये क्योंकि हमारा शरीर है, हम कैसे भी यूज़ करें। पर वो ये इस बीच में ये नहीं सोच पा रही है कि अगर आप किसी भी तरह से टर्मिनेट करते हैं, अगर प्रेगनेंसी होती है, कुछ भी होता है, तो शरीर तो आपका ही खराब हो रहा है ना। फ्यूचर में जो प्रॉब्लम्स आपको दिखाई देंगी समाज के, मतलब आपको अपने साथ जो प्रॉब्लम्स दिखाई देंगी, उसमें आप परेशान होंगे, कोई सामने वाला परेशान नहीं होगा। तो जो एडवांसमेंट भी हुए टेस्ट करने के, या पता पहले से करने के, या कोई भी चीजें, सहूलियत तो हो गई। टर्मिनेशन के लिए भी उनको ड्रग्स मिल गई कि भई ये दवाई खा लो तो बच्चा मतलब वो हो जाएगा। पर ये सब आपके शरीर पे क्या प्रभाव डाल रहे हैं? और इन सब से कोई भी व्यक्ति आप ये सोचें कि वो बहुत स्टेबल रह सकता है, मुझे नहीं लगता। क्योंकि जिस बच्ची की मैं बात कर रही हूँ, लड़की की, वो युवा थी। जब भी वो आती थी, मैंने उसको कभी भी बहुत शांत नहीं देखा।
तो एक स्ट्रेस आप जॉब के साथ हैं और फिर आप एक इस तरह की रिलेशनशिप भी निभा रहे हैं और फिर आप बार बार इस तरह की प्रक्रिया से भी गुजर रहे हैं, तो आप शांत कैसे रह सकते हैं? तो ये स्थितियां बहुत सारी, मैं मतलब अगर बात करूं तो ऐसे बहुत सारी बातें आपको इस क्षेत्र से जुड़ी हुई बता सकती हूँ, पर हमको इन सब का सोल्यूशन अपने लेवल पे ही खोजना पड़ेगा, क्योंकि हर व्यक्ति एक अपने आप में कंप्लीट इंसान है। अगर वो अपनी सेल्फ एनालिसिस करता है और जो भी आएगा भविष्य में बहुत कुछ नया आएगा, पर हमको क्या करना है ये हमको तय करना होगा। हमारी जरूरतें क्या हैं, हमको उनकी प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी, तभी हम आगे समाज में अच्छे से शांति से चल पाएंगे और थोड़ा सा मतलब खुश रह पाएंगे, क्योंकि खुश रहने की कीमत हम ही को चुकानी है ना, और हम ही को तय करनी है। तो इस बात पर हम सबको विचार करना चाहिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारा समय भी समाप्ति की ओर है। जाने से पहले पहले कुछ छोटे छोटे से आप लोगों के विचार जानना चाहूंगा। जैसे आधुनिकता और आधुनिकतावाद में बहुत बारीक सी लाइन होती है, और आज के समय में इस चीज को समझना बहुत जरूरी है कि हम लोग जो यहाँ अभी इस पटल पे जो वार्ता कर रहे हैं उसमें मॉडर्न चीजों का या आधुनिक चीजों का खंडन करना नहीं है। हमें सिर्फ ये है कि उनके परिणामों का खंडन करना है या उनको कैसे रोका जाए। जाते हुए आप तीनों से मैं विचार जानना चाहता हूं कि आधुनिकीकरण के कुछ सकारात्मक और कुछ नकारात्मक दो दो पॉइंट्स आप लोग रखें अपने अपने क्षेत्रों में। तो सबसे पहले मैं रघुनाथ सर को बुलाना चाहूंगा, बहुत देर से सर सुन रहे हैं। आप सर बताइए इसके बारे में। मैं प्रश्न दोहराऊं या आपने सुन लिया? सर आप म्यूट पर हैं। हाँ जी जी सर, मैं प्रश्न को दोहराऊं या? हाँ, दोहराइए। जी, जैसे अभी मैं ये कह रहा था कि हम आधुनिकता और आधुनिकतावाद की एक बहुत ही बारीक सी लाइन के बीच में हम लोग वार्ता कर रहे हैं, और हम आधुनिकता के अगेंस्ट में नहीं है, ठीक है, लेकिन उसके परिणाम से आधुनिकता से जो भी चीजें उसके नेगेटिव जो चीजें हो रही हैं, हमें उनसे खुद को और समाज को बचाना है। तो कुछ तो आप कुछ अपने ऐसे संदेश देना चाहते हैं जिसमें उसके सकारात्मक और नकारात्मक प्रभावों, दो छोटे छोटे से कुछ इसके ऊपर आप अपने विचार रखिए। मैं अपनी इस कला के क्षेत्र के अंतर्गत ही आपको जवाब दे रहा हूँ। जैसे आधुनिक कला है या उसके पोषक ये कलाकार हैं जो नई नई तकनीक और नए नए प्रयोग करके एक मतलब कई बार ऐसा सीन बन जाता है कि वो चौंकाने की उसमें रहते, मनोवृत्ति तक भी पहुंच जाते कि ये देखो ये मैंने कुछ नया किया है, ताकि वो उसका अपना एक नाम। तो मेरा केवल जवाब इतना ही है कि इतना भी उसको नहीं जाना चाहिए। ये एक सृजन, कला में एक सृजन का अपना एक आनंद है। उस आनंद को आप लेते हुए, महसूस करते हुए अपनी कला यात्रा भी जारी रखिए। और दूसरी कि इसी परिचर्चा में से ही एक मेरे को लिंक मिला था, उसी का मैं जिक्र करना चाहूंगा कि पारंपरिक कलाएं जो है वो हमारे खुशी की बात ये है कि वो अभी भी काफी अच्छी स्थिति में है। हालांकि उनका चलन इस शोर शराबे वाले या इस भौतिकवाद में थोड़ा कम हो गया है, लेकिन फिर भी उसके लाइकर्स भी खूब हैं। तो पारंपरिक कलाओं से, चाहे वो संगीत की हो, लोकगीतों की हो, एक बृहद परंपरा है हमारे पास, चित्रकला, मूर्तिकला, सभी में। तो उनसे भी आपका लिंक बराबर बना रहे, उनसे वास्ता रखिए, उनको समझने की कोशिश कीजिए। उनके जो सौंदर्यगत तत्व हैं उससे प्रेरणा लेकर आगे बढ़ सकते हैं। और हमारे यहाँ तो, हमारे देश में, इवन हमारे राजस्थान में तो और ज्यादा, क्योंकि यहाँ पारंपरिक कलाओं का ही जोर था, पहले उसी से पहचानी जाती। तो कई कलाकार ऐसे भी हुए, आधुनिक कलाकार, जिन्होंने पारंपरिक आधारों को ही, पारंपरिक कलाएं जिस रूप में होती थी, मिनिएचर कला कहो, पिछवाई कला कहो, भीलवाड़ा की फर्ड पेंटिंग कहो,
उन्हीं से कुछ आकारक तत्व लेकर, उन्हीं की थोड़ी बहुत रंग योजना लेकर और कुछ अपने ढंग से उसमें आधुनिक तत्व डाल के एक बड़ी ही सुंदर समन्वित शैली का परिचय दिया है। और ऐसे लोगों को एक बहुत बड़ा चाहने वाला वर्ग भी मिल गया है उनकी कलाओं को। तो मेरा मतलब वही है कि आप परंपरा से भी थोड़े बहुत जुड़े हुए हैं, और ये यूरोप और अमेरिका तो है नहीं कि हम सबकी चिंता दूर करते हुए और एकदम अपने ही रो में बहे जा रहे हैं। जी यहाँ बिल्कुल। परिवार को भी साथ लेके चलना है, जी समाज में भी रहना है, और सांस्कृतिक और ये जो हमारी मान्यताएं हैं उनके साथ चलना है। तो ये चीजें वही है कि सबसे थोड़ा थोड़ा हमको वास्ता रखना चाहिए। ये वैसे ही है जैसे परिवार में सदस्य हैं, रिश्तेदार हैं, उन सबसे भी आप जुड़ते रहिए किसी न किसी बहाने। एक जी, बहुत बहुत अच्छा अच्छी बात हमारे है। हमारे माध्यम है मोबाइल, उसके द्वारा भी कनेक्ट हुआ जा सकता, जी तो जी व्यक्ति बचा रहेगा। जी, जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सो थैंक भास्कर यू। जी, आप अपने विचार प्रकट करिए इस पे। जी, तो मैं ये सबसे पहले कहना चाहूँगा कि जो युवा है, वो युवा अपने विवेक का इस्तेमाल करे और ये पहचाने कि उसको क्या जो परोसा जा रहा है आधुनिकतावाद की ज़िंदगी में जो परिभाषा एक सेट करने की कोशिश हुई है, जो वेस्टर्न कंट्रीज़ की तरफ से, तो आपको जो परोसा जा रहा है क्या वो सही है या गलत? तो अपने विवेक का इस्तेमाल करके उस चीज़ का चयन करें। दूसरी बात कि अब भारत देश में अगर हम आपको आधुनिकता पहचाननी है, तो अगर आप अपना भारत का इतिहास उठा के देखेंगे, तो हमारे पास आयुर्वेद है, हमारे पास जो मंदिर बने हैं, जो हमारे पुरानी शैलियों में बने, और जैसे बृहदीश्वरा मंदिर के बारे में जब हम बात करते हैं कि उसके ऊपर एक बहुत बड़ा सा गोल मुकुट रूपी इतने साल पहले जो चीज पहुंचाई गई है, तो उस समय जो आधुनिकता रही होगी जो हमारे पास है, तो उसको हमें पहचानना कि आधुनिकता वो है, ना कि जो हमें ऑनलाइन व्यसन के रूप में परोसा जा रहा है। तो ये विवेक युवाओं के अंदर होना चाहिए। और जैसे सर ने भी बोला, रघुनाथ सर ने, कि हम समाज का पार्ट है, समाज में अच्छी बुरी दोनों चीजें हैं। अगर हमारे पास विवेक हमारा ठीक है और हम अपने विचार अपने माता पिता या अपने कुछ अच्छे दोस्तों से शेयर कर पा रहे हैं, तो वो अपने सुझाव भी हमको खुल के दे पाएंगे और इससे हमारा मार्ग सही रहेगा। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद भास्कर जी। सो अंतिम में प्रगति जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा और जी आपके जी विचार जानना चाहूंगा कि साहित्य और समाज के लिए आप क्या कहना चाहते हैं आधुनिकतावाद के लिए। एक समाजशास्त्री के रूप में मैं ये कहना चाहूंगी कि हम सभी को वैचारिक स्तर पर आधुनिक होना चाहिए, पर हमें सामाजिक विघटन को भी ध्यान में रखना चाहिए कि किस बात से हमारा समाज प्रभावित होगा। और जहाँ तक एक साहित्यकार के रूप में मैं अगर बात कहूँ, तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा बोल्ड लिखने से कोई भी साहित्य बहुत अच्छा नहीं हो सकता। हमें अगर बोल्ड लिखना भी है, तो हम उसको तरीके से लिखें, और नहीं तो फिर समाज में सब बिखराव ही होगा। और जहाँ तक लिखने का सवाल की मैं बात कर रही हूँ, तो वहाँ पर यथार्थ को इस तरह से परोसना चाहिए कि जो हमारा लिखा हुआ है वो समाज का आईना बने और वो समाज के अंदर सकारात्मक परिवर्तन लाए। तो मेरे दृष्टिकोण में मैंने दोनों तरह से आपको जैसे बताया कि इस जी तरह जी, का। बहुत 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 धन्यवाद। सो आप सभी श्रोताओं को जो जुड़े हुए हैं उन सभी को हमारा अंतिम प्रणाम, और जाते जाते हमारे आदरणीय प्रगति जी को, रघुनाथ जी को और भास्कर जी को कोटि कोटि धन्यवाद इस मंच पर आने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे। थैंक यू। आप सबका भी शुभ बहुत बहुत रात्रि। धन्यवाद। सफल आपको भी शुभ धन्यवाद। रात्रि। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।